नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित शर्मा और स्वागत है आपका अपने ही चैनल बारबरिक कोचिंग में। अभी तक हमने 34 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है दोस्तों 35वां क्वेश्चन। तो आज का जो पहला सवाल है उसमें ये पूछा गया है कि जो ब्राह्मणी नदी के ऊपरी विस्तार में जानी जाती है, यानी इन इट्स अपर रीचेस रिवर ब्राह्मणी इज नोन एज। सबसे पहले मैं आपको ब्राह्मणी नदी के बारे में बता दूं। ये जो ब्राह्मणी नदी है दोस्तों, इसको उड़ीसा का शोक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है, सॉरो ऑफ उड़ीसा। तो इसको ऊपरी विस्तार में किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, कराकाई, माही, दक्षिण कोयल या स्वर्ण रेखा। तो जो ब्राह्मणी नदी है दोस्तों, इसको जो जाना जाता है दक्षिण कोयल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सीजन अकॉर्डिंग टू इंडियन कन्वेंशन, यानी भारतीय परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन सी प्रथम ऋतु होती है? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, हेमंत, वसंत, शरद या ग्रीष्म। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वसंत ऋतु। अगला सवाल 37, द मॉनसून स्टार्ट रिट्रेटिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इंडिया बाय, यानी उत्तर पश्चिम भारत में जो मॉनसून लौटना प्रारंभ करता है वो किस महीने के आसपास से प्रारंभ करता है? ऑप्शंस है दोस्तों, जुलाई, अगस्त, सितंबर या नवंबर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सितंबर, बिल्कुल सही। अगला सवाल, रेड सॉइल इज पुअर इन, यानी लाल मिट्टी में किस चीज की कमी रहती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, लाइम या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। रेड सॉइल में नाइट्रोजन की भी कमी रहती है, फास्फोरस की भी कमी रहती है और लाइम की भी कमी रहती है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो आपको सवाल आएंगे, जरूरी नहीं है कि यही सवाल आपको एग्जाम में आए, यानी इन टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। तो आपने इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे का जो हमारा सवाल है हम देखते हैं 39 सवाल, जो 39 सवाल कहते हैं। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज डोमिनेटेड बाय डेजर्ट वेजिटेशन। बहुत ही आसान सवाल है कि निम्न में से कौन सा राज्य में मरुस्थलीय वनस्पति का प्राधान्य है, यानी सबसे ज्यादा जो डेजर्ट वेजिटेशन होगी वो कहां पर रहेगी? पश्चिम बंगाल में रहेगी, बिहार में रहेगी, गुजरात में रहेगी या राजस्थान में रहेगी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगर दोस्तों मैं बात करूं राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान में एक बहुत ही प्रसिद्ध मरुस्थल है, जिस मरुस्थल का नाम है दोस्तों थार मरुस्थल। जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाता है, जिस मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। अगर आपको विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल पूछा जाए कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, तो तब आपने लिखना है गोभी मरुस्थल। तो तब आपने कौन सा मरुस्थल लिखना है? गोभी मरुस्थल। और अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों, तो वो है सहारा डेजर्ट। तो वो कौन सा है? सहारा मरुस्थल। चलिए आगे देखते हैं 40th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कंजप्शन ऑफ फिश पर पर्सन इज द हाईएस्ट, यानी निम्न में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति मछली का उपभोग अधिकतम है? ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, गोवा या असम। तो आप सभी जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा फिश का जो उपभोग किया जाता है वो राज्य केरल के द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि केरल का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज्यादा है, और ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति फिश का ज्यादा सेवन करते हैं तो उनका जो लिटरेसी रेट है वो काफी ज्यादा रहता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल, बिल्कुल सही। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है 41। तो सवाल है, तवा इरिगेशन प्रोजेक्ट इज इन, यानी तवा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। तो इसका जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश में। ये जो तवा नदी है, तवा नदी जो है ये नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये किस नदी की ट्रिब्यूटरी है दोस्तों? नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरी है। और आपको पता होना चाहिए कि जो नर्मदा नदी है ये किस ओर अपना जल गिराती है? क्या ये अरब सागर में अपना जल गिराती है, क्या ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है? तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है, जिस ट्रिक का नाम है समानता। जिस ट्रिक का क्या नाम है? समानता। तो स से हो गया दोस्तों साबरमती, म से हो गया माही, न से हो गया नर्मदा और ता से हो गया ताप्ती। तो ये जो चार नदियां जो जितनी भी मैंने आपको बताई, ये सारा का सारा अपना जल गिराती हैं दोस्तों अरब सागर में। और बाकी के जो भी नदी हैं, जैसे आपकी हो गई महानदी या आपकी हो गई गोदावरी,
या आपकी हो गई ब्राह्मणी नदी, ये सारा का सारा जो अपना जल गिराती हैं, ये गिराती हैं बंगाल की खाड़ी में या बे ऑफ बंगाल में। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 42। तो 42 सवाल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया लीड्स इन द पॉपुलेशन ऑफ लीची, कि भारत में लीची के उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा गर्मी होगी, लीची की प्रोडक्शन वहीं पर सबसे ज्यादा होगी। तो 42 का जो आपका सबसे सही सवाल है, इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बिहार, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमारा सवाल चला वो चला 43। सवाल पूछा जा रहा है टेलीफोन केबल्स आर मैन्युफैक्चर्ड एट, कि टेलीफोन जो केबल निर्मित होती है वो कहां पर होती है। ऑप्शन है कोची में, बेंगलुरु में, रूपनारायणपुर में या कानपुर में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, रूपनारायणपुर में। और ये जो रूपनारायणपुर, ये जो जगह पड़ती है आपकी, ये जगह पड़ती है वेस्ट बंगाल में, ये जगह है, और यही आपका इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बात करते हैं अगले सवाल की, 44 सवाल। सवाल पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफाइनरीज रिफाइंस क्रूड ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स ऑफ गुजरात, यानी निम्न में से कौन सी रिफाइनरी गुजरात के तेल क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे तेल को रिफाइन करती है। ऑप्शन है कोयाली, डिगबोई, बरौनी या हल्दिया। तो 44 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, कोयाली। अगला सवाल 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अर्बेनाइज्ड स्टेट अमंगेस्ट द इनलैंड स्टेट्स। ऑप्शन है निम्न में से कौन सा अंतःस्थलीय राज्यों में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य है। ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, बिल्कुल सही। अगला सवाल 46 सवाल है कि इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर्स ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन, यानी सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि सरकार के जो संसदीय स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित रहती हैं। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद में। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा शक्ति रहती है वो प्रधानमंत्री के पास रहती है, और प्रधानमंत्री के जो रिकमेंडेशन पे जो मंत्री परिषद की जाती है उन्हीं के पास सबसे ज्यादा रियल पावर रहती है, जो आपको पूछा गया है। यहाँ पर आप राष्ट्रपति मत कीजिएगा, क्योंकि राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप की तरह होता है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वही राष्ट्रपति जी को करना होता है। ठीक है जी। चलिए 47 सवाल पे आते हैं। 47 सवाल क्या पूछ रहा है देखते हैं। तो सवाल है कुछ इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसी कौन सी चीज है जो भारतीय संविधान के डीपीएसपी में इंक्लूड नहीं है, यानी नीति निर्देश सिद्धांतों में शामिल नहीं है। ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ लिकर, राइट टू वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क या राइट टू इंफॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 47 का वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। अगला सवाल 48, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो भारत का उपराष्ट्रपति रहता है उसे किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले आपके लिए सवाल हो गया कि आपने बताना है कि प्रेजेंट में इस समय भारत का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एक सवाल ये, और दूसरा सवाल कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। ऑप्शन है आपको इसके पास द सेम इलेक्टोरल कॉलेज विच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, या वही निर्वाचन मंडल जो राष्ट्रपति को चुनता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। अगला है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो आपको लगेगा कि राज्यसभा का ये पदेन सभापति भी होता है, तो नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी बोला जा रहा है संसद सदस्यों से निर्मित एक निर्वाचन मंडल द्वारा, यानी एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों 48 का वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। 48 का ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले सवाल की, वो है हमारा 49। 49 सवाल पे आते हैं। सवाल पूछा जा रहा है द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल अंडर इट्स, यानी केंद्र और जो राज्य के बीच में जो विवाद के निर्णय की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है, वो किसके पास है। एडवर्सरी के पास है,
एपिलेट के पास है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन के पास है या कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन के पास है? 49th का जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के पास। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 50th सवाल पे आते हैं। द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर आर सब्जेक्टेड टू अप्रूवल बाय, यानी राज्यपाल द्वारा कोई भी जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसको अनुमोदन के लिए किसके पास जाना रहता है? प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट के पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास या नन ऑफ दीज, किसी के पास भी नहीं। तो इसका जो 50th का जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर, जिसको हम विधानसभा भी कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल वो है हमारा 51st सवाल है कि द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, वो किस लिस्ट में है? ऑप्शन है दोस्तों यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट या नन ऑफ दीज, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या नन ऑफ दीज। तो 51st का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेट लिस्ट, बिल्कुल सही। देखिए आपने क्या करना है दोस्तों, जब भी आप पॉलिटी पढ़ें तो ये वाला जो एक सवाल है कि राज्य सूची में क्या क्या रहता है, संघ सूची में क्या क्या रहता है और समवर्ती सूची में क्या क्या रहता है, समवर्ती में, राज्य में या संघ में, तो इनके आपने सारी चीजें एक बार देख लेनी है, क्योंकि यहाँ से जो सवाल है वो 90% चांस रहते हैं कि ये वाला सवाल एग्जाम में पूछा ही जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो समवर्ती में डाली हैं, कुछ राज्य में डाली और कुछ इसमें डाली गई हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि क्या सवाल की डिमांड है और क्या एग्जामिनर बार बार सवाल पूछ रहा है, तो वो टॉपिक नहीं छोड़ना है जो बार बार सवाल बन रहा है। बात करते हैं 52nd सवाल की। तो सवाल है Which of the following units of urban local self government does not have constitutional foundation? यानी निम्न में से किस शहरी स्थानीय स्वशासन इकाई का संवैधानिक आधार नहीं है? नगर निगम भी रहता है, नगर परिषद भी रहता है और नगर पंचायत भी रहता है। ऑप्शन है इसका दोस्तों बिल्कुल सही, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं 53rd सवाल की कि सवाल क्या है। चलिए सवाल है कि फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका जो आपका सही आंसर रहेगा दोस्तों, ऑप्शंस दे रखिए 280, आर्टिकल 324, आर्टिकल 61 या आर्टिकल 370। तो आर्टिकल 370 तो हमने साइड कर दिया, आर्टिकल 61 भी हमने साइड कर लिया अगर आपने भारतीय संविधान पढ़ रखा है तो। अब तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 280। देखिए तुक्का लगाने की भी दोस्तों आपके पास कम से कम 2 ऑप्शन होनी चाहिए जिसमें आपको डाउट हो, तभी आपका तुक्का सही बैठेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको ना तो आर्टिकल 61 के बारे में पता है ना आर्टिकल 370 या आर्टिकल 324, फिर तो गलत होगा ही ना सवाल। चलिए अगला सवाल आगे पूछा जा रहा है 54th में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम, यानी भारत की जो संविधान सभा थी उसने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? तो पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को ही हुई थी। हर ये जो बैठकें हुई हैं दोस्तों ये 2-2 दिन बाद हुई हैं, 9 को, 11 को और 13 को, तो आपने ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है 55th सवाल है द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स आर इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? तो वो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? ऑप्शन है दोस्तों 42, ऑप्शन है 44, ऑप्शन है 73, ऑप्शन है 74। तो ये जो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 42 है ये इतना जरूरी है दोस्तों कि हर बार यहाँ से सवाल बनने की संभावना बनी रहती है। तो ये जो था हमारा 42वां संवैधानिक संशोधन था जो आपने याद रखना है, ये 42nd अमेंडमेंट थी जिससे मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। चलिए बात करते हैं 56 सवाल की। 56 सवाल क्या पूछा जा रहा है? पूछ रहे हैं कि हु इज नोन एज द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, की भारत का द्वितीय विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन 1 है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आपने बताना है कौन है। लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी आप बताइए कौन है। ऑप्शन सी बता रहे हैं ये कि भारत के अटॉर्नी जनरल या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या बता रहे हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस समय जो भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है उनका नाम है दोस्तों तुषार मेहता जी। उनका क्या नाम है? तुषार मेहता जी उनका नाम है। और अगर मैं करूं भारत के अटॉर्नी जनरल की बात तो उनका नाम है दोस्तों के वेणुगोपाल जी, के वेणुगोपाल जी। और
देखो, जो सेकंड लॉ ऑफिसर के रूप से जाने जाते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, और जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर के रूप से जाने जाते हैं वो भारत के अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये है आपके फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है जी, तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हु इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द लोकसभा, कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। ऑप्शन है 1, 2, 10 या 12। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही। लेकिन आपने बताना है दोस्तों, इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट भी आई है और ये करंट अफेयर से संबंधित है। ये जो पेपर रहा होगा दोस्तों आपका, ये जो पेपर है ये 2018 का पेपर है, लेकिन अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं 2021 में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें काफी ज्यादा चीजों में संशोधन भी आए हैं। तो आपने देखना है कि ये कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये चीज बदल चुकी है, आपने ये चीज बतानी है। चलिए अगला सवाल 58, और साथ में दोस्तों बताना भी है कि ये जो आपके लिए क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है क्या ये फायदेमंद साबित होगा या नहीं, तभी हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके अलावा भी अभी 4-5 पेपर और हैं और हमने वर्ड प्रोसेसिंग भी कवर करना है। 58th क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा इज डेजिग्नेटेड एज, लोकसभा का सभापति इसमें पदेन सभापति होता है, तो कौन होता है? क्या उपराष्ट्रपति होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो राज्यसभा के रहते हैं, राष्ट्रपति भी नहीं होगा। ऑप्शन अब आपके पास बची स्पीकर और चेयरमैन। तो 58th का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, स्पीकर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 59 सवाल पे आते हैं। पूछा जा रहा है द प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड बाय, यानी भारत की जो राजकीय भाषा में संबंधित प्रावधान संशोधित किए जा सकते हैं। ऑप्शन है साधारण बहुमत द्वारा, कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, कम से कम 3/4 बहुमत द्वारा, या संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। तो आप जानते ही हैं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है मिनिमम 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत तो दोस्तों चाहिए ही होती है। बात करते हैं अगले सवाल की, जो है हमारा 60th क्वेश्चन। 60th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स हैज द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्न में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, यानी कौन से उच्च न्यायालय का उसके ऊपर अधिकार है। अब आप अगर देखेंगे कि अंडमान और निकोबार किस ओर है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन आपके पास दे रखी है दोस्तों, इन्होंने आंध्र प्रदेश, ऑप्शन दे रखी है कलकत्ता, ऑप्शन दे रखी है मद्रास, या ऑप्शन दे रखी है उड़ीसा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता, बिल्कुल सही। अगला सवाल 61st सवाल ये है कि नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? क्या नीति आयोग के द्वारा, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, क्या सीएसओ के द्वारा यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो 61st का जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। बात करते हैं 62nd सवाल की। सवाल है कि किस वर्ष में रोलिंग प्लान प्रचालन में था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर रोलिंग प्लान वॉज इन ऑपरेशन इन इंडिया। ऑप्शन आपके सामने है 1968 to 69, 1978 to 79, 1988 to 89 या 1990 to 91। तो 62nd का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, 1978 to 1979। अगला सवाल 63rd, विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? अधिक नहीं पूछी गई है, कम है। ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो इनमें से कोई नहीं। तो वो जो राज्य है उस राज्य का नाम है दोस्तों आंध्र प्रदेश, जिसकी जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 64th सवाल है, और 64th सवाल क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 4-5 सवालों के अंदर ही खत्म करेंगे। भारत निगम निर्माण प्लान इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, भारत निर्माण प्लान किसके विकास के लिए संबंधित है?
ऑप्शन है शहरी आधारभूत संरचना के लिए, ग्रामीण आधारभूत संरचना के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए, या पुल एवं सड़कों के लिए, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ब्रिजेज एंड रोड्स के लिए। तो 64th का जो सही आंसर है दोस्तों वो है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। 65th, पॉवर्टी लेवल इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके हिसाब पर जो है पॉवर्टी लेवल सेट किया जाता है? पर कैपिटा इनकम इन डिफरेंट स्टेट्स, जो पर कैपिटा इनकम रहती है, हाउस होल्ड एवरेज इनकम, या हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, या स्लम पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो 65th का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर जो है गरीबी स्तर जो है निर्धारित या आकलित किया जाता है। बात करते हैं 66 सवाल की। तो चलिए, बोला जा रहा है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज द आउटकम ऑफ द एफर्ट्स ऑफ हू अमंगस्ट द फॉलोइंग, यानी जो हरित क्रांति के जो जनक हैं वो किसके कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन है स्वामीनाथन, रंगराजन, केवी कामत, या राकेश मोहन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ये तो बात हुई दोस्तों ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, लेकिन इसी के साथ साथ आपको एक और सवाल पूछा जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, कि व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों अमूल के फाउंडर भी हैं, जो आप पीते हैं ना, अमूल कूल पीता है इंडिया, उसके वो फादर भी हैं, जिनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिनका क्या नाम है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये व्हाइट रेवोल्यूशन के पिता कहे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। अगला जो हमारा सवाल है वो है 67 सवाल पे आते हैं। क्या पूछा जा रहा है? सवाल है कुछ इस तरह से, द फर्स्ट हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप इन द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया इज एट, कहां पर सेटअप किया गया था? तो भोपाल पे, दुर्गापुर में, हैदराबाद में, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 67 का वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, दुर्गापुर। चलिए आज का हमारा आखिरी सवाल है, द यूरोपियन यूनियन हैज अडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ कॉमन करेंसी, डॉलर, दिनार, पीसो, या नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है यूरो। तो आपने बताना है येन और आपने बताना है युआन, किस किस की करेंसी है। ये आपके लिए हो गया दोस्तों काम। और अगली जो वीडियो आएगी वो जल्द ही, कल तक आपके पास वीडियो आ जाएगी। इस चैनल के जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।